तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेगी में। तो जैसे जो भी लोग नए जुड़े हैं, पहले तो सभी को एक बार बता दूं, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आज का टॉपिक जो आप लोगों के बीच मैंने पढ़ाना है वह है उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन। इस कुली बेगार आंदोलन में देखेंगे हम कुली बेगार क्या था, कि उत्तराखंड में क्या क्या कितने प्रकार से इसे बांटा गया है, क्या क्या कुली बेगार आंदोलन के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे और कब कुली बेगार आंदोलन खत्म हुआ था। एक छोटा सा टॉपिक होगा। मेनली देखें तो हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन यूकेपीएससी में पूछे हैं या ग्रुप सी में जो भी मैक्सिमम फैक्ट आते हैं या जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उन क्वेश्चनों को देखेंगे हम किस किस प्रकार से किस किस क्वेश्चन की कैसी भाषा होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन। कुली बेगार आपको पता ही है, बेगार बेगार शब्द देखिए, कुली तो आपको पता ही है, बेगार बेगार मतलब क्या होता है, बिना मजदूरी के। ठीक है, तो देखिए कुली बेगार क्या था, एक ऐसा बलपूर्वक श्रम, मैं क्या कह रहा हूँ, एक ऐसा बलपूर्वक श्रम था जिसकी मजदूरी सामान्यतः नहीं दी जाती थी या दी भी जाती थी तो नामात्र के बराबर या मजदूरी दी जाती थी। आपसे कोई कार्य करा लिया गया, दिन भर आपने काम किया, शाम को कहा कि मजदूरी नहीं है, यही कुली बेगार था। एक्चुअल मीनिंग में देखें तो यही कुली बेगार था, आपको कोई दिहाड़ी नहीं, कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। यह प्रथा देखिए तो सामान्यतः आंग्ल युगों के दोनों प्रकार के शासनों में देखिए, यह जो हमारे भारत की सामंती व्यवस्था थी उसमें भी ये दिखाई दी, या आंग्ल जो युद्ध हुआ था उसके टाइम पीरियड में भी यह प्रथा प्रचलित थी। इनमें सामंती अवशेष भी कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए इसमें आंग्ल युग के अत्यंत बोझिल और यातनापूर्ण बना दिया। जो ब्रिटिश युग आया हमारा, उसने कुली बेगार को हम पे क्या अत्यंत जो अत्यंत बोझिल और यत्नापूर्ण यहाँ पे हम पे बना दिया था। फिर एक व्यक्ति आते हैं हम पे, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कुली बेगार के बारे में कहा है, इन्होंने कुली बेगार को क्या कहा है, तो इन्होंने बेगार को कहा है, बेगार को अतिरिक्त श्रम की चोरी बताया। जो अतिरिक्त श्रम की चोरी, बेगार को अतिरिक्त श्रम की चोरी किसने कहा था, तो याद रखना, बेगार को जो अतिरिक्त श्रम की चोरी कहा था, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। ये फैक्ट भी बनेगा कभी अगर उत्तराखंड पे आ गया या कुली बेगार से संबंधित ऐसा कुछ टॉपिक बन गया, तो बेगार को अतिरिक्त श्रम की चोरी बताया, किसने बताया था, तो ये कार्ल मार्क्स ने बताया था। ऐसे ही ये बेगार को आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ने भी बेगार को कहा था, कोई भी कार्य या सेवा जो किसी दंड धमकी के तहत किसी को कराई जाती है उसे बेगार कहते हैं। कोई भी कार्य अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में इसकी स्थापना होती है। तो इन्होंने बेगार की एक परिभाषा दी थी। बेगार की इन्होंने क्या परिभाषा दी थी कि इन्होंने कहा था, कोई भी कार्य या सेवा जो किसी भी दंड या धमकी के तहत किसी से कराई जाती है वो है बेगार। अब देखिए, बेगार प्रथा उत्तराखंड में बात करूं, उत्तराखंड में अगर मैं बेगार प्रथा की बात करूं तो उत्तराखंड में बेगार प्रथा पहले से प्रचलित थी। पहले जो हमारे कत्यूरी थे या उस टाइम पे उन राजवंशों में भी प्रचलित थी, चंदों में भी थी, पंवारों में भी प्रचलित थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आई, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही इस क्षेत्र में आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर देती कि इसे नियमित शोषण का एक स्वरूप, जो पहले उतना नियमित नहीं होता था, जब कभी कभी कोई राजा आता था उसी टाइम होता था, नियमित नहीं दिया जाता था। लेकिन जब ये आती, ईस्ट इंडिया कंपनी आती, इसे एक नियमित शोषण का एक स्वरूप दे देती है। ठीक है, बेगार को क्या दे देती है, एक नियमित शोषण का स्वरूप दे देती है। अब देखिए उत्तराखंड में हमें देखना है, तो उत्तराखंड में बेगार प्रथा का स्वरूप कैसा था। उत्तराखंड में बेगार प्रथा की बात करूं तो देखिए, बेगार प्रथा को हमने उत्तराखंड में 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा हमने बेगार को, तो कुली बेगार को हमने उत्तराखंड में 3 भागों में बांटा है। पहला क्या था, एक था कुली बेगार, जिस पर हमें मेन बात करनी है, कुली बेगार। दूसरा था कुली उतार और तीसरा था हम पे कुली बर्दायस। जो था कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दायस, तीसरी चीज हम पाएगी कुली बर्दायस। तो बेगार उत्तराखंड में कितने प्रकार की थी, तो उत्तराखंड में बेगार 3 प्रकार थी, या कुली बेगार को हम उत्तराखंड में 3 भागों में हमने विभक्त किया था। 3 भाग क्या क्या आते हैं, कुली बेगार,
कुली उतार और कुली बर्दाश्त। अब कुली बेगार पे आ जाओ, जो चर्चा होगी हमारी, थोड़ा कुली बेगार पे आ जाओ। कुली बेगार यह एक प्रथा का पहला स्वरूप था जिसे कंपनी सरकार के 1985 से पहले और पश्चात के कानूनों में बेगार को कानूनी रूप दिया गया था। बेगार को कानूनी रूप क्या दिया गया था? 1885 में, 1885 में इसे क्या कानूनी रूप दिया गया, किंतु यह प्रथा पर्वतीय अंचल सहित देश के अधिकतर भागों में किसी न किसी रूप में चलती रही और जिसका अभिप्राय मजदूरी को बलपूर्वक श्रम से था तथा किंतु अंग्रेज प्रशासक इसे अनदेखी करते रहे। तो यहाँ पे ये क्या था, 1985 में इसे बैन कर दिया गया, लेकिन फिर भी पर्वतीय अंचल में क्या था कि इसे लगातार चलाए रखा। अंग्रेज अधिकारियों को पता था, लेकिन उन्होंने इसकी लगातार अनदेखी की थी, कुली बेगार प्रथा का। ठीक है, अब देखिए कुली उतार, एक चीज, दूसरी चीज देखिए कुली उतार। कुली उतार देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ था उतर कर नीचे आना है। कुली उतार मतलब उतर कर नीचे आना है। कुली मतलब कुली क्या था, कृषक था या गांव से उतर कर बोझ ले जाने के लिए सड़क के पास जमा हो जाते थे। जैसे कहीं कोई ब्रिटिश अधिकारी आ रही है, यहाँ ऊपर गांव है, ठीक है, तो यहाँ पे सड़क यहाँ तक जाती है, यहाँ से इस गांव तक जाने के लिए पैदल 3-4 किलोमीटर का रास्ता है। तो यहाँ भी गांव है, यहाँ भी गांव है, तो इन गांवों के लोग कहाँ पे, यहाँ पे रोड पे आ जाते थे, तो यहाँ पे रुके रहते थे। कोई अंग्रेज अधिकारी आएगा तो इनका सामान, जो सामान होता था, सामान उतारने के लिए ये लोग आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सामान के लिए आते थे, इसीलिए इसे क्या कुली उतार के नाम से जाना जाता था। इसमें भी क्या मजदूरी नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो यही कारण था। इस बेगार के इस देखिए, तो यह बेगार से इस अर्थ में भिन्न था कि इसके अंतर्गत कुलियों को न्यूनतम मजदूरी दी जाती थी। इस तरह कुली उतार गैर सरकारी बोझों की ढुलान हेतु बलपूर्वक मजदूरी सहित बुलबुलाहट का नाम था। यह पर्वतीय क्षेत्र के कृषकों को भूव्यवस्था के इकारनामा मतलब समझौता, इकारनामा हम किसे कहते हैं, समझौता के अनुसार अंग्रेज अधिकारियों, पर्यटकों, सैनिकों के बोझ ढुलान या अन्य सरकारी कार्यों के लिए देनी पड़ती थी। इस बोझ ढुलान में मजदूरी दिए जाने की व्यवस्था के कारण मजदूरी देने से मनाही नहीं की जा सकती थी। यह जो मजदूरी थी ये देनी पड़ती थी कुली उतार में। अब एक तीसरी चीज आती है हम पे, कुली बर्दाश्त। कुली बर्दाश्त क्या था? इसका अभिप्राय अंग्रेज अधिकारियों के भ्रमण के समय विभिन्न पड़ाव, जैसे कोई अंग्रेज अधिकारी जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, तो 2-3 पड़ाव हैं बीच में रास्ते में जहाँ पे रुकना पड़ता है। तो क्या था कि विभिन्न पड़ाव में अंग्रेज अधिकारियों, सैनिकों, पर्यटकों को दी जाने वाले जो खान पान की सुविधा थी, इसे क्या कहते थे हम, बर्दाश्त। मतलब कुली बर्दाश्त से देखें तो किसी को हम बर्दाश्त करना अपने घर पे। ठीक है, तो खान पान व्यवस्था के इसके अंतर्गत हम क्या देते थे, किसी को हम अनाज दे देते थे। अनाज हुआ, कोई बर्दाश्त में क्या देते थे, अनाज हुआ, तरकारी हुआ, या घी हुआ, दूध हुआ, मुर्गी हुआ, बकरी हुआ, अंडे, पानी, लकड़ी, घास, बर्तन, सत्तू आदि दिया जाता था। ठीक है, ये थे 3 प्रकार। पहले कुली बेगार, जहाँ पे कुछ भी बेगार नहीं दिए जाते थे। दूसरा कुली उतार, जहाँ पे बोझ अंग्रेज सैनिकों या पर्यटकों के लिए जब बोझ उठाए जाते थे, इनके लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती थी, जो कि नामात्र के बराबर था। इनसे फिर अगर देखिए तो ढुलान के लिए मजदूरी दिए जाने की व्यवस्था के कारण मजदूरी देने से मनाही भी नहीं की जा सकती थी। यहाँ पे कुली बर्दाश्त में खाना देना था। ठीक है, ये 3 प्रकार थे कुली बेगार के। अब देखिए कुली बेगार के विरुद्ध देखे तो जनता ने लगातार उत्पीड़न किया था। इन्होंने जनता का लगातार उत्पीड़न किया था। तो कुली बेगार के विरुद्ध पहली चीज जो हम पे आएगी, वो पहली चीज थी 1840 में। 1840 छावनी पड़ती हम पे, लोहाघाट छावनी। सबसे पहला मामला यहीं से उठा था, लोहाघाट छावनी। ये पड़ती है हमारी चंपावत में। लोहाघाट छावनी कहाँ पे पड़ती है हमारी, चंपावत में। जो विरोध हुआ था कुली बेगार का, कुली बर्दाश्त, स्पेशली याद रखना, कुली बर्दाश्त। तो इस क्षेत्र के लोगों ने कुली बर्दाश्त देने से बिल्कुल मना कर दिया था कि हम कुली बर्दाश्त नहीं देंगे। कहाँ पे? तो ये क्षेत्र था हमारा चंपावत के लोहाघाट छावनी में। सबसे पहला मामला उत्तराखंड क्षेत्र में जो उठा था, तो हम पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो कौन सा था, लोहाघाट छावनी में के सैनिकों ने कुली बर्दाश्त देने से मना कर दिया था, कहा कि हम नहीं देंगे। फिर देखिए 1985 में देखा ही था मैं, अंग्रेज सरकार ने क्या कर दिया था कि कुली बेगार को बैन कर दिया था। लेकिन फिर भी पर्वतीय अंचलों में ये चलती रही, कहीं लुका छुपी चलती रही, कहीं अंग्रेज अधिकारी जानते थे। लेकिन 1993 में इसके जो अगली चीज आती है, वर्ष 1993 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन होता है, ये होता है लाहौर में।
लाहौर में इसका सम्मेलन होता है। लाहौर इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे होते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1993 के सम्मेलन की, वो कर रहे थे दादा भाई नेहरू जी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रस्ताव सरकार लेकर आती है, कांग्रेस यहाँ पे एक प्रस्ताव लेकर आती है। इन्होंने बेगार, जो जनता से बेगार ली जाती है ना, बेगार को अवैध माना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक है, तो भारतीय परिवेश में भी चल गया था। अब राष्ट्रीय परिवेश में बात करूं तो राष्ट्रीय परिवेश में भी बेगार के विरुद्ध लगातार आंदोलन चलने शुरू हो गए थे। अब इसमें क्या होता कि देखिए, अब जब राष्ट्रीय स्तर पे चलते थे, राष्ट्रीय स्तर से आते आते यहाँ पे थोड़ा लेट हो जाती है। उत्तराखंड क्षेत्र में देखूं तो बेगार के विरुद्ध सबसे पहली जो घटना हम पे मिलती है वो मिलती है 11 जुलाई। भाई डेट याद रखिएगा, 11 जुलाई 1903। 11 जुलाई 1903 की बात है। यहाँ पे अल्मोड़ा के समीप एक ग्राम पड़ता है खतियाड़ी। अल्मोड़ा के समीप एक ग्राम पड़ता है खतियाड़ी ग्राम। तो खतियाड़ी ग्राम में क्या, खतियाड़ी ग्राम में एक बैठक होती है। इस बैठक में क्या होता है कि लोगों ने कुली बेगार देने से मना कर दिया था। कहा कि हम ना अब कुली बेगार देंगे ना कुछ देंगे। तो यहाँ पे लोगों का एक पहला संगठन बना था जहाँ पे लोगों ने साफ साफ कहा था कि हम कुली बेगार नहीं देंगे। अब लगभग पर्यटन अंचल में भी एकता आनी शुरू हो गई थी लोगों का। अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पे रोष दिखना हमें शुरू हो गया था। जैसे ही ये आया तो 1904 में क्या होता कि हमारा 1904 में इसी बात को लेके कई लोग, क्या, इलाहाबाद, हम उस टाइम थे इलाहाबाद, उस टाइम कई लोग इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस बात को लेके जाते हैं कुली बेगार को। कुली बेगार अवैध वसूली है, बेगार नहीं दिया जाता, लोगों का लगभग इसमें शोषण किया जाता है, लोगों से बिना बात के राशन वगैरह जो टैक्स लिया जाता है। इस बारे में एक याचिका डाली गई। कहाँ पे, इलाहाबाद न्यायालय में। कब डाली गई तो 1904 की ये बात थी। जैसे ही हमारा खतियाड़ी में हुआ था उसके अगले वर्ष हम पहुँच गए इलाहाबाद कोर्ट। इलाहाबाद कोर्ट ने भी यहाँ पे एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था। किसके, बेगार के विरोध में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था। इन्होंने क्या कहा था, प्रांतीय विधायिका और स्थानीय समाचार पत्रों में उठ रहे बेगार विरोधी आंदोलन को इससे बल मिला था, क्योंकि बेगार ने अवैध मान लिया था। क्या मान लिया था बेगार को? इलाहाबाद कोर्ट ने 1904 में अवैध माना था। अवैध, जैसे अवैध मानने का निर्णय लिया तो प्रांतीय विधायिका में हमारे कुछ लोग थे और स्थानीय समाचार पत्रों में उठ रहे बेगार विरोधी आंदोलन को और ज़्यादा बल मिल गया। अब तो लगातार बेगार के विरुद्ध आंदोलन होना शुरू हो गए। जैसे ही इलाहाबाद कोर्ट ऐसा कहता है कि आप ये अवैध चीज़ करवा रहे हो, तो इसके बाद क्या होता कि 1904 की ये बात थी। इसके बाद क्या होता कि श्रीनगर में देखिए, श्रीनगर या पौड़ी वाले क्षेत्र में देखिए तो गिरजादत्त नैथानी लगातार हमारे एक पत्रकार रहे हैं अच्छे, लगातार अखबारों में लिखते थे, कुली बेगार को प्रथा के विरुद्ध लगातार लिख रहे थे। तो ये 1907 में गिरजादत्त नैथानी जी 1907 में क्या करते हैं कि गिरजादत्त नैथानी व बेगार का आंदोलन का लगातार विरोध करना शुरू कर देते हैं। कुली एजेंसी के संदर्भ में सबसे पहले विचार गिरजादत्त नैथानी ने 1907 में दिया था। तो उन्होंने 1907 में श्रीनगर के स्थानीय लोगों ने डिप्टी कमिश्नर को इस संदर्भ में, जो श्रीनगर का डिप्टी कमिश्नर था, श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर को इस टाइम इन्होंने बेगार के विरोध में एक ज्ञापन दिया था। किसने दिया था? गिरजादत्त नैथानी के नेतृत्व में यहाँ पे एक ज्ञापन दिया गया था 1907 में। फिर 1907 में इसमें देखा देखी हुई तो 1907 में जोध सिंह नेगी, पौड़ी से हमें पता था तहसीलदार थे जोध सिंह नेगी, जोध सिंह नेगी। तो ये तहसीलदार थे, मतलब एक अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने क्या किया कि बेगार नहीं लिया, किसी को बुलाए नहीं, बिना बेगार लिए बिना यात्रा की और एक सफलतापूर्वक भ्रमण कर एक प्रस्तुत किया कि बेगार लेना जरूरी नहीं है। अंग्रेज सरकार को एक आईना दिखाया था 1907 में। जोध सिंह नेगी ने यहाँ पे क्या आईना दिखाया था? इन्होंने कहा था बिना बेगार के ही इन्होंने एक सफलतापूर्वक भ्रमण कर लिया, घूम के आगे, जहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी बेगार नहीं दिया। फिर इसी में देखिए तो 1907 में क्या हो जाता कि अल्मोड़ा अखबार उस टाइम लगातार कुली बेगार के विरुद्ध आंदोलन में उतारू था। तो 1907 में अल्मोड़ा अखबार
ने कुली उतार फंड की स्थापना का प्रस्ताव किया। ने क्या किया था? कुली उतार फंड की स्थापना, कुली उतार फंड की स्थापना का प्रस्ताव दिया था। कब दिया था? तो 1907 में उन्होंने ये दिया था। फिर इसी के बाद क्या था कि 1908 में क्या कर लेते हैं? 1908 में जैसे ये प्रस्ताव मिलता है, 1908 में हमने देखा पौड़ी के तहसीलदार रहते हैं जोध सिंह नेगी। जोध सिंह नेगी जी क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे कुली एजेंसी की स्थापना कर देते हैं। कुली एजेंसी एक विकल्प, कुली बेगार को समाप्त करने के लिए एक विकल्प के रूप में लाते हैं। कुली एजेंसी की स्थापना कर लेते हैं, जिसका मुख्यालय, जिसका हेडक्वार्टर होता है ये, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है? पौड़ी में। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1908 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ था? तो पौड़ी था। इसका फुल फॉर्म अब कभी आती या तो ऐसा आता, कुली एजेंसी की स्थापना किसने की थी? तो सीधा सीधा डायरेक्ट भाषा में हम पे आंसर आता कि गिरजादत्त नैथानी ने की थी। कहाँ की थी? तो पौड़ी में की थी। या इसका पूरा नाम आता, इसका जो पूरा नाम था कुली एजेंसी का, वो था ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन इसका पूरा नाम मिलता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि इन्होंने प्रत्येक परिवार गांवों में जाके, इसलिए कुली ये फंड के लिए कुछ पैसे लिए थे। पैसे इकट्ठा करके ये क्या करते थे कि मजदूरी पे न्यूनतम जो मूल्य होता था उस पर कुलियों की व्यवस्था कराते थे। जहाँ पे भी अंग्रेज अधिकारी, जैसे लैंसडाउन में आना है, अंग्रेज अधिकारी को लैंसडाउन का दौरा करना है, तो कोटद्वार तक तो हमारी ट्रेन जाती है। तो कोटद्वार तक जब ट्रेन जाती तो कोटद्वार से लैंसडाउन हमें उनका सामान पहुंचाना पड़ता था। तो यहाँ पे कुछ पेड कुली, जो कुली एजेंसी बनाई थी, इसी में इन्होंने कुछ वेतन पे कुछ कुली रखे थे जो इनका सामान लेके जाते थे। इनके वेतन के लिए जो पैसा आता था, ये जैसे पौड़ी जिले में हुआ, चमोली में हुआ, इसी प्रकार की ये सब एक संस्था थी। ये लोगों से कुछ पैसे लिए मंथली, कुछ 1 रुपये 2 रुपये ऐसा टैक्स लेती थी और इस टैक्स से इन्हें पैसे देती थी। तो यहाँ पे कुली बेगार के जो विकल्प के रूप में आया था, यहाँ पे कुली एजेंसी एक वो आई थी। कुली एजेंसी की बात करूँ तो जोध सिंह नेगी को इस कुली एजेंसी का जनक, जो जनक कौन था इसका? तो जनक याद रखना, जोध सिंह नेगी तहसीलदार थे पौड़ी के। जोध सिंह नेगी को कुली एजेंसी का क्या माना जाता है? यहाँ पे जनक माना जाता है। ठीक है। पहले सचिव भी इसके जो रहे थे, पहले जो सचिव रहे थे इसके, पहले जोध सिंह नेगी रहे थे। कब रहे थे? 1908 में। पहले सचिव वही बने। फिर 1917 में तारादत्त गैरोला इसके द्वितीय सचिव बने। तारादत्त गैरोला जी इसके सचिव बने। फिर इसके बात करूं तो 1917 में ये बने थे। फिर लास्ट जो इसके सचिव बने थे 1920 में लगभग इसे समाप्त कर दिया गया। शालीग्राम वैष्णव इसके क्या सचिव बने थे। तो 3 सचिव इसके रहे थे। कौन कौन रहे थे? पहले जोध सिंह नेगी, फिर तारादत्त गैरोला, फिर शालीग्राम वैष्णव ने इसकी अपनी भूमिका इसमें निभाई थी। ये चीज में हम पे थी। अब देखिए अगला 1907 में एक चीज हमने मिस कर दी। 1907 की बात करूं तो वर्ष 1907 में कुली बेगार पे बहुत चीजें हमने देखी थी। 1907 में हमने क्या क्या देखा था? 1907 में हमने देखा था, पहला डिप्टी कमिश्नर, श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर को गिरजादत्त नैथानी के नेतृत्व में हमने ज्ञापन दिया था। दूसरा 1907 में जो जोध सिंह नेगी ने बिना बेगार के लिए सफल यात्रा की थी, जिसका उदाहरण इन्होंने पेश किया था। फिर अल्मोड़ा अखबार ने 1907 में क्या कुली उतार फंड का प्रस्ताव भी दिया था। फिर 1907 में एक और चीज़ देखिए, जब इतनी चीज़ें हो रही थी यहाँ पे, तो आंग्ल सरकार, जो अंग्रेजी सरकार थी ना हमारी, अंग्रेजी सरकार भी थोड़ा बहुत हिल गई थी। अंग्रेजी सरकार भी थोड़ा बहुत हिल गई थी। उन्होंने यहाँ पर 1907 में एक घोषणा कर दी। यहाँ पे एक घोषणा कर दी इन्होंने, अंग्रेजी सरकार ने। तो घोषणा क्या की थी इन्होंने? घोषणा की थी कि प्रत्येक प्रकार की जो बेगार थी, बेगार या बर्दायश की मजदूरी और मूल्य देना अनिवार्य कर देता। जो बेगार थी, बेगार बोलूं या इसे क्या बर्दायश, बेगार या बर्दायश का इन्होंने क्या मूल्य देना क्या कर दिया था? अनिवार्य कर दिया था। ये कब आया था?
कब कहा था ये? तो 1907 में अंग्रेज सरकार ने ऐसा हम पे एक आदेश दे दिया था कि अब आने वाले टाइम पीरियड में प्रत्येक प्रकार की बेगार या प्रत्येक प्रकार की बर्दाश्त का मूल्य देना किसी भी अंग्रेज अधिकारी को अनिवार्य होगा। ये चीज़ थी 1907 में। अब देखिए 1910 की बात करता हूँ मैं। 1910 में क्या होता है? 1910 में जनता के उत्पीड़न से बचाने के उद्देश्य से 1910 में जनता को उत्पीड़न के उद्देश्य से बचाने के लिए जो हमने सचिव बताए थे ना, तीसरे सचिव कुली एजेंसी के, शालीग्राम वैष्णव। तो शालीग्राम वैष्णव ने क्या किया था कि अंडे हुआ, मुर्गी हुई, क्योंकि चिकन ज़्यादा पसंद करते थे, घास हुआ, लकड़ी हुआ, ये तो जो था ठेके खुलवा दी, कि उन्होंने कहा कि ठेके या दुकानें खुलवा दी कि आप यहाँ से खरीदते था। गोश्त के लिए भी लैंसडाउन के पास एक बुच्चड़ खाना, गोश्त जो मोटा मांस होता था, इसके लिए क्या, लैंसडाउन के पास एक बुच्चड़ खाना, लैंसडाउन के पास एक बुच्चड़ खाना किसने खुलवाया था? तो शालीग्राम वैष्णव ने खुलवाया था। पहले तो इन्होंने क्या, जैसे अब नहीं आ रहा मुख्यमंत्री घसियारी योजना चलती थी, जिसमें क्या हम एक क्या वो खोल दे रहे हैं, दुकानें खोल दे रहे हैं, या हमें यहाँ पे ठेके खोल दे, तुम इस दुकान से लो, इस दुकान से लो, पर तुम्हें कुली बेगार देना अनिवार्य है, इसका पैसा देना अनिवार्य है। तो शालीग्राम वैष्णव ने भी ये काम किया था। कब किया था? तो 1910 में किया था। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर बात आती है 1912 की। 1912 की बात आती है। 1912 में अक्टूबर 1912 में संयुक्त प्रांत के, जो उत्तर प्रदेश था हमारा, इसके संयुक्त प्रांत हम उस टाइम कहते थे, तो संयुक्त प्रांत के कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर इस टाइम बधान के भ्रमण पे आए। जो बधान पट्टी पड़ती हमारी, ये बधान पट्टी के भ्रमण पे आए थे। आए तो उन्होंने काम के लिए मजदूरी देने हेतु जनता को यह आश्वासन दिया था कि भविष्य में बर्दाश्त का मूल्य दिया जाएगा। भविष्य में जो बर्दाश्त थी ना, जो लोगों ने बर्दाश्त कर रखा था कि इन्हें अनाज भी देंगे, इन्हें अंडा भी देंगे, इन्हें मुर्गी भी देंगे, चावल जो भी खाना चाहिए, लकड़ी, घास फूस, बर्तन, तो इन्होंने क्या कहा था कि भविष्य में इसका क्या हम अनिवार्य मूल्य देंगे। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कह के गए थे। अब क्या होता कि 1914, वर्ष 1914 की बात आती है हम पे। 1914 में क्या होता कि नैनीताल में सरकारप्रस्त व्यक्तियों की उपस्थिति में एक क्षेत्रीय सम्मेलन होता, जिसमें सरकारी लोग भी रहते हैं। एक सम्मेलन बुलाते हैं। सम्मेलन बुलाने का मतलब क्या था? आयोजन का जो उद्देश्य था उसमें क्या था? कुली बर्दाश्त के उन्मूलन के लिए किया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता कि एक क्षेत्रीय सम्मेलन बुलाया जाता, किंतु उसमें यह स्वीकार किया जाता कि बर्दाश्त का उन्मूलन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाता? कुली बर्दाश्त। जो सम्मेलन हुआ, सरकारप्रस्त लोग भी इसमें थे, जिन्हें अच्छा लगता था कभी किसी का शोषण करना, तो यहाँ पे एक डिसीजन लेते हैं। सरकारप्रस्त लोग तो थे ही, तो इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि जिसने कुली बर्दाश्त का उन्मूलन, मतलब कुली बर्दाश्त को खत्म नहीं करेंगे। इन्होंने साफ साफ निर्णय लिया था। यहाँ पे नैनीताल में सम्मेलन हुआ था। इसमें कहता है कि कुली बर्दाश्त का, भाई साहब हम तो वो उन्मूलन नहीं, खत्म नहीं करेंगे, परंतु इसमें एक चीज कर सकते हैं, हम कुछ सुधार कर सकते हैं, उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। और लेफ्टिनेंट, फिर क्या होता है, इसमें कुछ सुधार का इन्होंने प्रस्ताव लिया था। ये थोड़ा रचनात्मक लगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये रचनात्मक लगा और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। ठीक है, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। तो ये बात थी। फिर क्या होता कि 1916 की बात करूं तो 1916 में यहां पे क्या होता है कि गढ़वाल राइफल, 1916 में 39वीं गढ़वाल जो थी, 39वीं गढ़वाल, अब चलता रहेगा ये प्रोसेसर धीरे धीरे। 1916 में 39वीं गढ़वाल राइफल, 39वीं जो गढ़वाल राइफल थी के भूतपूर्व सैनिक तथा जो घायल थे, भूतपूर्व सैनिकों और घायलों और मृतक आश्रित और मृत जो हमारे सैनिक थे, मृत सैनिकों के उत्तराधिकारियों को बेगार हुआ, बर्दाश्त हुआ से मुक्त कर दिया गया। अब क्या था, चलो भाई इन्होंने तो ये डिसीजन ले लिया कि जो भी हमारे
आर्मी, जो ब्रिटिश आर्मी में काम करने वाले सैनिक हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं या घायल हैं या मृत हैं, मृतकों के आश्रितों को बेगार देने से तो मना कर दिया। अब भाई साहब ऐसे कैसे चलता? दो लोग हैं, आपने एक को कह दिया तू बेगार नहीं देगा, तू देगा, दूसरे तो जलन होगा ही। अब 1916 के बाद जो कुली बेगार आंदोलन था, अब इसमें आग लगनी शुरू होगी। भाई साहब तुमने पड़ोसी से तो बेगार माफ कर दिया और हमसे तुम बिना बात के ले रहे। अब तो बेगार के विरोध उत्तराखंड, क्या कुमाऊं, पूरे उत्तराखंड, मुख्यतः कुमाऊं क्षेत्र में एक भयंकर आंदोलन अब शुरू हो जाता है। इसी के बाद कब होता है? तो 1916 के बाद, और 1916 में ही इसके बाद जस्ट क्या बन जाती है? कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद की स्थापना हो जाती है और कुमाऊं परिषद ही इस कुली बेगार का अंतिम रूप से समाप्ति करेगी। कुमाऊं परिषद, कुमाऊं परिषद की स्थापना हो जाती है। वैसे बाई डेट अगर आपको याद करना है तो 30 सितंबर 1916 को इसकी स्थापना हुई थी कुमाऊं परिषद की। वो हुई थी नैनीताल में। याद रखना, नैनीताल में इसकी स्थापना हुई थी। कुमाऊं परिषद की कब हुई थी? तो 30 सितंबर 1916 को जो इसके पहली बैठक हुई थी। इसके बाद इनकी परिषद की जो पहली बैठक हुई थी, परिषद ने 1916 में तो स्थापना कर दी। पहली बैठक हुई थी हमारी राय बहादुर, एक नाम आता है हम पे, राय बहादुर छिपाल। राय बहादुर छिपाल की सभापतित्व में एक बैठक अल्मोड़ा के मझेड़ा में हुई थी। तभी तो कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि कुमाऊं परिषद की स्थापना अल्मोड़ा हुई या नैनीताल। जो आंसर आएगा हम पे वो नैनीताल आएगा। जो पहली बैठक आएगी मझेड़ा अल्मोड़ा में हुई थी, राय बहादुर छिमाल की अध्यक्षता में। कहाँ पे हुई थी? अल्मोड़ा में। ये याद रखना। अब चलेगा, अब इसका जो पहला सम्मेलन था, कुमाऊं परिषद का पहला सम्मेलन हम पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो पहला सम्मेलन 1917 में हुआ था। ये हुआ था अल्मोड़ा में। कुमाऊं परिषद का जो पहला सम्मेलन था 1917 में होता है। 17 में कहाँ होता है? अल्मोड़ा में होता है। फिर देखिए इसके जो अध्यक्ष रहते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष रहते हैं, अध्यक्ष कौन थे इस टाइम? जयदत्त जोशी अध्यक्ष रहते हैं। राय बहादुर रहते हैं अंग्रेज प्रस्थ ये अधिकारी थे जयदत्त जोशी। तो क्या था कि इसमें एक प्रचारक भी बनाया जाता। इसका जो प्रचारक था ये था लक्ष्मीदत्त शास्त्री। पहले अधिवेशन में जो प्रचारक थे लक्ष्मीदत्त शास्त्री को इस कुमाऊं परिषद के प्रचार के लिए जो प्रचारक का रूप में नियुक्त किया गया था। फिर देखिए इसकी समस्या क्या थी पहले अधिवेशन में? तो पहले अधिवेशन की जो समस्या थी, इस टाइम लोग कम थे। तो फिर इसमें क्या हो गया? एक पहला अधिवेशन में लगभग 2 भागों में लगभग लोग बंट गए। क्यों बंट गए? तो इस अवसर पर बीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं की हिस्ट्री, बद्रीदत्त पांडे ने एक कविता लिखी थी। कविता क्या लिखी थी इन्होंने? राजा वही रहेंगे श्रीमान, राजा वही रहेंगे श्रीमान, जॉर्ज पंचम श्वेत चर्म का राजा ना हो सकेगा। क्या लिखा था इन्होंने? राजा वही रहेंगे श्रीमान जॉर्ज पंचम उस टाइम इंग्लैंड का किंग था। जॉर्ज पंचम प्रत्येक श्वेत चर्म का राजा ना हो सकेगा। तो ये कविता सुनाई थी। तो कई जो सरकार प्रस्त लोग थे इन्होंने इसका विरोध कर दिया। तो विरोध क्या हुआ? तो विरोध में क्या था? विरोध क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे बीडी पांडे ने कह दिया था कि हम जो प्रत्येक श्वेत आदमी होगा उसका राजा जो होगा वो नहीं होगा, जॉर्ज पंचम ही नहीं होगा, अब राज्य दूसरे भी करेंगे। तो इसका क्या हुआ? विरोध हो गया। तो यहाँ पे क्या था? 2 गुट बन गए। एक तो होम रूल से प्रभावित युवा जो स्वशासन की मांग कर रहे थे, एक वो बन गए। एक बन गया राय बहादुर। जैसे राय बहादुर हमारे जो पहले अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी, ये राय बहादुर की पदवी वाले लोग, या इन्हें क्या कहते हैं, दूसरा नाम इन्हें मिलते, सरकार प्रस्त लोग। तो 2 गुटों में ये विभाजन हो गया। बाद में ये लगभग उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाया कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन। ठीक है, अब देखिए कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन होता है, दूसरा अधिवेशन थोड़ा बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा अधिवेशन जो दूसरा अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 1918 में। ये अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था हमारा नैनीताल। पहला अल्मोड़ा में, दूसरा हम नैनीताल आ गए थे। जो अध्यक्षता हुई थी, अध्यक्ष थे तारादत्त गहलोला। इस बार इन्होंने गढ़वाल क्षेत्र से तारादत्त गहलोला को मंगाया था, क्योंकि पिछली बार जो 1916 का
1917 का जो अधिवेशन था इसमें 2 भागों में बांट दिया गया था। तो 1918 में तारादत्त गैरोला आते हैं, वयोवृद्ध ये नेता रहते हैं। इनमें क्या था कि इसमें राजनीतिक सुधार के साथ साथ सामाजिक सुधार भी किए जाएंगे। इस आंदोलन में जो इस अधिवेशन में इन्होंने निर्णय लिया था, क्या लिया था कि हम राजनीतिक सुधार के साथ साथ सामाजिक सुधार भी करेंगे। राजनीतिक सुधार के अंतर्गत उन्होंने कुली उतार, जंगलात और शिक्षा और पिछड़ेपन को दूर करना बताया। क्या क्या बताया था इन्होंने? कुली उतार जो समस्या थी, कुली उतार, जंगलात के लिए भी आंदोलन लगातार जीवीपंथी कर रहे थे उस टाइम। शिक्षा और पिछड़ेपन के लिए इन्होंने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इन्होंने लगातार आंदोलन की बात की थी दूसरे अधिवेशन में। फिर क्या था कि हरगोविंद पंत, इसी अधिवेशन में हरगोविंद पंत ने क्या एक प्रस्ताव पारित किया था, एक प्रस्ताव लेकर आए थे। प्रस्ताव क्या था कि बेगार को 2 वर्ष के अंतर्गत, बेगार को 1918 में इन्होंने कहा था कि 2 वर्ष के अंतर्गत बेगार को समाप्त करने का संकल्प लिया गया। किंतु परिषद के कुछ बुजुर्ग नेता यहाँ पे थे जो नहीं चाहते थे कि बेगार समाप्त हो, लेकिन क्या धीरे धीरे इसके समाप्त करने के पक्ष में थे कि वो चाहते थे कि एकदम शीघ्र ना हो लेकिन धीरे धीरे हो। किंतु बहुमत, उस टाइम क्या था कि होम रूल लीग के कई युवा नेता थे, बहुमत के पक्ष में उन्हें झुकना पड़ा और ये प्रस्ताव हो गया पास। तो याद रखिएगा, कुली बेगार के विरुद्ध प्रस्ताव 1918 में आया था। किसने रखा था? हरगोविंद पंत ने रखा था। अध्यक्ष कौन थे? तारादत्त गैरोला थे। अधिवेशन कहाँ हुआ था? नैनीताल में हुआ था। उसमें ये बात रखी जाती है। फिर साथ साथ इसमें एक और चीज़ होती है। इसमें क्या चीज़ होती है कि इसी वर्ष 1918 में ही बी डी पांडे, कुमाऊं की हिस्ट्री, बी डी पांडे कलकत्ता गए। इसी के जस्ट बाद बी डी पांडे कलकत्ता गए। कलकत्ता में उन्हें कुली उतार के संबंध में, जो ये कुली उतार के संबंध में इन्होंने किससे? महात्मा गांधी जी से बात की थी। महात्मा गांधी जी से इन्होंने वार्ता की थी और महात्मा गांधी जी को इस जो बुराई थी या कुली उतार की जो हमारी एक समस्या थी उससे अवगत कराया। अब क्या था कि गढ़वाल अंचल में 1919 में श्रीनगर में कुमाऊं परिषद की एक वृहद सभा हुई। ठीक है, 21 मार्च 1919 में कुमाऊं परिषद की एक बृहद सभा हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये? तो ये श्रीनगर में हुई थी। कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी, गढ़वाल अंचल में। जिसमें इसमें क्या कहा था? कुमाऊं कमिश्नरी से शीघ्र बेगार समाप्त करने का प्रस्ताव क्या यहाँ पे क्या रखा, पारित किया गया। संबंधित प्रस्ताव कब रखा गया? कुमाऊं कमिश्नरी से बेगार समाप्त करने का। तो कब? 1919 में। कहाँ पे रखा गया? श्रीनगर में रखा गया। फिर इसी के जस्ट पहले वर्ष क्या था कि 29 दिसंबर 1918 को एक समिति बनी थी कुली बेगार की जांच के लिए। कुली बेगार जांच समिति बनी थी। कब बनी थी? तो 29 दिसंबर 1918 को। या इसी समिति को जो दूसरा नाम मिलता है विडम समिति। इस टाइम हमारे जो गवर्नर थे वो थे, कुमाऊं कमिश्नर थे विडम। तो उन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी कुली बेगार के लिए। विडम समिति के नाम से इसे जाना जाता है। तो कहाँ पे हुई थी ये? ठीक है, उसी के बाद क्या हुआ? फिर तृतीय अधिवेशन भी होता 1919 में, कोटद्वार में होता है, जिसके अध्यक्ष बद्रीदत्त जोशी। जो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन था 1919 में, कोटद्वार में हुआ। अध्यक्ष बद्रीदत्त जोशी थे, स्थान कोटद्वार था। ठीक है, ये कोटद्वार में हुआ। तो कोटद्वार क्यों जाना था? तो कोटद्वार में देखे तो हम थोड़ा हिंदू मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, अगल बगल रोहिलखंड वाला एरिया था, तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। पहला तो ये वाला सम्मेलन जो क्यों जाना जाता है ना, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। फिर देखिए गुरु परंपरा के लिए। गुरु क्या था? तारादत्त गैरोला को ये गुरु मानते थे। तो तारादत्त गैरोला को यहाँ पे क्या स्वागता अध्यक्ष बनाया गया। तृतीय अधिवेशन जो हुआ था, यहाँ पे सत्याग्रह शब्द को यथावत, जो तृतीय अधिवेशन थी इसकी विशेषता कहती है यहाँ पे सत्याग्रह शब्द था ना, जो सत्याग्रह शब्द को यथावत कुली बेगार में रखा गया। कुली बेगार में रखा, कहा कि बेगार को समाप्त करने के लिए हम सत्याग्रह करेंगे। तो ये भी था। फिर 1919 में कुमाऊं परिषद का विभाजन हो जाता है। विभाजन गर्म दल और नरम दल में होता है, गर्म दल प्लस नरम दल। अब क्या होता कि अब कुमाऊं परिषद में देखिए ये था। फिर एक डेट आती है, अब इसके बाद लगातार आंदोलन होंगे। 13-14 जनवरी 1921। ये डेट हमारे लिए ऐतिहासिक डेट थी। क्यों हमारे लिए ऐतिहासिक हो जाती है? क्योंकि इस दिन कुमाऊं में लग रहा था मकर संक्रांति का पर्व लगता है। मुख्यतः देखें, मकर संक्रांति लगती है बागेश्वर में। मकरैण
भी कहते हैं हम इसे। ठीक है, बागेश्वर में ये त्यौहार लगता है। बागेश्वर में सरयू नदी के तट पे पहले इस क्षेत्र 40,000 लोग इकट्ठा हुए थे। पहले ही फिक्स था, सारे गांवों के कुली बेगार के रजिस्टर यहाँ पे मंगाए गए और सरयू नदी में बहा दिए गए। सरयू नदी में ये सारे रजिस्टर बहा दिए गए और कुमाऊं क्षेत्र से कुली बेगार को समाप्त कर दिया गया। कुमाऊं क्षेत्र से कुली बेगार को कब समाप्त कर दिया गया? तो कब, जिस दिन ये रजिस्टर बहाए गए 14 जनवरी 1921, और इन्हीं रजिस्टर, इसी कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बीडी पांडे को दी गई कुमाऊं केसरी की उपाधि। तो ये था दोस्तों हमारा कुली बेगार आंदोलन उत्तराखंड में। अब देखिए, ऐसे ही रोचक तथ्य पे मैं आप लोगों के बीच आता रहूँगा डेली। जो भी लोग नए जुड़े हैं उनसे उम्मीद रहेगी कि एक बार हमारे चैनल को ज़रूर लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब है, ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी।